अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं परदेश से देश तक। मैं हूं फैसल अब्बासी। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का जिक्र करेंगे। ओवरसीज़ पाकिस्तान की मईशत में पाकिस्तान की जो मुआशरी अक़दार हैं, पाकिस्तान पे मुश्किल हो या आसानी हो, बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। अभी हालिया हमने देखा कि जब पाकिस्तान के बेशतर इलाक़ों में सैलाब था तो इस दौरान भी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जानिब से खातिर खा इक़दामात किए गए। बहुत बड़ा जो डोनेशन है वो वहाँ से आई। यहाँ पर लोगों को रिलीफ़ की एक्टिविटीज़ में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने भरपूर अंदाज में हिस्सा लिया। कुछ इदारे ऐसे भी हैं कि अब जो सैलाब मुतासरीन लोगों की बहाली के लिए भी काम कर रहे हैं। ये कोई पहली बार नहीं है और यकीनन आखिरी बार भी नहीं है। पाकिस्तान पे जब भी मुश्किल वक्त आता है तो ओवरसीज़ पाकिस्तान में रहने वाले अपने बहन भाइयों के साथ सीसा पलाई दीवार बन जाते हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के कुछ मसाइल भी हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को जो हुकूमत भी आती है वो बहुत से लारे लगाती है, वो बहुत सी तवक्कुआत उनकी बांधती है, बहुत सी उम्मीदें दिलाती है, लेकिन बुनियादी मसाइल हल नहीं हो पाते हैं। हालिया अगर हम देखें तो ओवरसीज़ पाकिस्तान की मईशत में ना सिर्फ मुश्किल वक्त में पाकिस्तानियों के साथ खड़े होते हैं, बल्कि पाकिस्तान की मईशत में मुस्तकिल और तसलसल के साथ अपना किरदार अदा करते हैं। और वो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं जिन्हें हम रेमिटेंसेस कहते हैं। और जब रेमिटेंसेस आती हैं, तरसीलात ज़र होती है, तो फिर उसके बाद आपके फ़ॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व्स में इजाफ़ा होता है। बाहर के मुल्क से पाकिस्तानी जो पैसा यहाँ भेजते हैं, ये बहुत खुशाइंद बात है कि पाकिस्तान का जो नाम है वो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट से भी निकला है। लेकिन हम ये देखा कि पिछले कुछ सालों से बाज़ाब्ता बाकायदा चैनलाइज तरीके से पाकिस्तान में पैसे भेजे जाते हैं और ये तमाम लीगल चैनल्स हैं। अब मामला ये है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को जब ज़र मुबादला की बात आती है, जब फ़ॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व की बात आती है, रेमिटेंसेस मंगवाने की बात आती है, तो उस वक्त तो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को बहुत कदर की निगाह से देखा जाता है। लेकिन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के कुछ मसाइल जो यहाँ पाकिस्तान से रिलेटेड हैं वो जूं के तूं हैं। यहाँ पर रोशन डिजिटल अकाउंट खोला गया, उसमें भी पाकिस्तानियों ने भरपूर हिस्सा लिया, लेकिन उससे रिलेटेड भी लोगों की शिकायत अपनी जगह कायम हैं। क्या वजह है कि स्टेट बैंक या मुताल्लिका बैंक इन शिकायत को दूर नहीं कर सके हैं। इसके साथ साथ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए ये भी बहुत बड़ा मसला है कि छोटी आइटम्स जिनको आप हैंड कैरी कह सकते हैं या ज़रूरत की जो अशिया हैं, जब वो लाना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे जब मोबाइल फ़ोन आप लाना चाहते हैं, जो पाकिस्तान का टैक्स निज़ाम है वो उसमें आड़े आ जाता है। और वो मोबाइल फ़ोन जो बरतानिया में तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी बआसानी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन जब यहाँ आते हैं तो फिर उनके लिए मुश्किलात हो जाती हैं, या उन्हें मोबाइल फ़ोन चेंज करवाना पड़ता है, या फिर कोई शख्स 10-12 दिन के लिए ही क्यों नहीं आया, उसको यहाँ पे पूरे का पूरा टैक्स पे करना पड़ता है। ये शिकायत भी बहुत ज़्यादा हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी ये भी बहुत ज़्यादा शिकवा करते हैं कि यहाँ जब वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनकी इन्वेस्टमेंट या तो नौसरबाज़ों के हत्थे लग जाती है या फिर प्रॉपर्टी से रिलेटेड जब वो प्रॉपर्टी लेते हैं तो उस पर कब्ज़ा हो जाता है। बहुत से इदारे हैं जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की फ़लाह व बहबूद के लिए, बहाली के लिए काम कर रहे हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ फाउंडेशन है, इसके अलावा दीगर एसोसिएशंस हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी वेलफेयर फाउंडेशंस हैं जो काम कर रही हैं। गाहे बगाहे इनके वफूद पाकिस्तान आते हैं, मुताल्लिका जो वज़ीर हैं, वज़रा हैं, वज़ारत है, उनको भी बताते हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो भी हों, ख़्वाह वो इमरान खान थे या मौजूदा हैं, उनको भी अपने शिकवे शिकायत पहुँचाते हैं। लेकिन कोई जामे, ठोस और मरबूत बुनियादों पर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल हल नहीं हो पा रहे हैं। अब इसकी वजूहात क्या हैं, इसी पर हम बात करेंगे। ब्यूरो चीफ 92 न्यूज़ यूके ग़ुलाम हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया ग़ुलाम हुसैन अवान साहब आपका। बैरिस्टर अमजद मलिक साहब साबिक चेयरमैन हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ फाउंडेशन की, बहुत शुक्रिया अमजद मलिक साहब आपका। मुनीर अहमद साहब वाइस चेयरमैन हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी ग्लोबल कम्युनिटी के, मुनीर साहब आपका बहुत शुक्रिया। ग़ुलाम हुसैन अवान साहब मैं आपकी तरफ पहले आऊँगा। इमरान खान साहब की हुकूमत ने भी बहुत वादे किए थे और इवन ये भी कहा था, एक बज़ाहिर वो एक पॉलिटिकल ही था कि हमने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोटिंग राइट दे दिया, और फिर इस तरह के और बहुत से दावे थे। उनके दौर में कितनी तवज्जो दी जा रही थी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल पे, और मौजूदा दौर हुकूमत में कितनी तवज्जो दी जा रही है, और कोर मसाइल क्या हैं, चीदा मसाइल क्या हैं? बहुत शुक्रिया आपका। वैसे सबसे पहले तो ये कड़वा सच मुझे पहले ये बोलने दें कि किसी भी हुकूमत ने, चाहे वो नून लीग की हो, चाहे वो पीटीआई की हो, और चाहे अब दोबारा नून लीग की हो, उस तरीके से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए काम नहीं किया जिस तरह ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को तवक्को होती है या जिस तरह उनके मसाइल हैं। मिसाल के तौर पे जब पहले थी नून लीग की हुकूमत तो लोगों को ये उम्मीद थी कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को जो उनका ड्यूल नेशनैलिटी का जो
ایک ان کے اوپر قانون ہے کہ وہ پاکستان جا کر الیکشن نہیں لڑ سکتے، وہ ختم ہو جائے گا. تو بار بار وعدے کرنے کے باوجود میرے ساتھ برسٹر امجد ملک صاحب بھی لائن پہ موجود ہیں، انہوں نے بھی کافی کوشش کی اپنے تئیں، چونکہ ہماری اوورسیز کے نمائندے ہیں یہاں سے گئے تھے، لیکن شاید اتنی کامیابی نہیں مل سکی جو ملنی چاہیے تھی، وہ نہیں ہوا کام. اس کے علاوہ جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی تو بجائے انہوں نے کہ یہ ہمیں سہولتیں دیں، کچھ پہلے سے انہوں نے جو سہولتیں تھیں وہ بھی ہم سے چھین لی. انہوں نے موبائل فون کے اوپر ایک ایکسٹرا ٹیکس لگا دیا تقریباً 40-45 ہزار روپے کا، کہ اگر آپ کسی کو پاکستان میں گفٹ فون لے کر، بلکہ گفٹ تو چھوڑے، اپنا فون بھی اگر آپ پاکستان میں 3 مہینے سے زیادہ استعمال کرنا چاہیں تو آپ کو اس پر 40,000 روپیہ ٹیکس دینا پڑتا ہے. اور یہ اس طرح کا ٹیکس میں نے کافی سرچ کیا، میرا خیال ہے دنیا میں کہیں پر بھی نہیں ہے جو کہ یہ پاکستان میں یہ اپنا ہی فون استعمال کرنے پر ٹیکس لگایا گیا. اس کے علاوہ جب پی ٹی آئی گورنمنٹ نے یہ ووٹ ڈالنے کا حق جو ہے وہ بظاہر لوگوں کو لے کر دیا کہ جی ہم اوورسیز پاکستانی ووٹ ڈال سکتے ہیں، لیکن وہ صرف کاغذی اور کتابی کارروائی تھی، اس کو عملی طور پر کچھ نہیں کیا گیا. صرف پوائنٹ سکورنگ کی گئی، پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کی گئی، جی ہم نے اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کے حق کا قانون پاس کر دیا ہے. قانون تو پاس ہو گیا، پر وہ امپلیمنٹیشن کیسے ہونا، کوئی نہ پائلٹ پروجیکٹ ہے، نہ اس کا کوئی طریقہ کار ہے، نہ کوئی میکنزم ہے، کچھ بھی نہیں ہے. صرف جو ہے وہ قانون پاس کر دیا. اور جو اب جو نون لیگ کی دوبارہ گورنمنٹ آئی ہے، جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہے، تو اس نے سب سے پہلا کام اس کو ریورس ہی کر دیا قانون کو. اب ظاہر ہے امپلیمنٹیشن ویسے بھی نہیں ہو سکتی تھی، نہ اس کا کوئی جو ہے وہ اس کے اوپر عملی طور پر کوئی قدم نہیں اٹھایا گیا تھا. انہوں نے ریورس کر دیا، اور ریورس کرتے وقت ہمیں یہ ایک اوورسیز پاکستانیوں کو گولی دی گئی کہ اب اس قانون کو ریورس کر دیا ہے، لیکن ہم آپ کے لیے پارلیمنٹ کے اندر جو ہے وہ نشستیں رکھ رہے ہیں اوورسیز پاکستانی کو جو ہے نا کشمیر ماڈل، آزاد کشمیر ماڈل کی بات کی گئی تھی. ہاں جی بالکل. لیکن میرا خیال ہے 5-6 مہینے ہو گئے اپنے یہ سارے کام کر رہے ہیں، جو بھی ان کے معاملات ہیں، وہ چاہے نیب سے ریلیٹڈ ہوں، چاہے ایف آئی سے ریلیٹڈ ہوں، چاہے اور وہ سارے ہو رہے ہیں. اگر کوئی کام نہیں ہو رہا تو وہ اوورسیز پاکستانیوں کا نہیں ہو رہا. چلے آپ نے اگر کوئی کام نہیں کرنا، یہ جو ہمارے اوپر ٹیکس کی تلوار ہے کہ آپ ٹیلی فون نہیں لے جا سکتے، اپنا فون بھی نہیں استعمال کر سکتے. میں پاکستان گیا ہوں 2 دفعہ، تو میں نے اپنا فون استعمال کیا، اب اس کا ٹائم پیریڈ پورا ہو چکا ہے. اب میں جاؤں گا یہی فون لے کر، یا مجھے نیا فون لینا پڑے گا، نہیں تو یہ فون لے کر جاؤں گا تو مجھے 40. بالکل ٹھیک ہے. یہ مسائل ہیں غلام حسین عوان صاحب، یہ مسائل ایک اور بالکل ہیں. چھوٹی سی بات بتاتا ہوں کہ ان کا ڈیول سم والا فون کا ان کو ڈبل پیسے دینے پڑتے ہیں، کیونکہ پیسے جو ہے وہ آئی ایم ای نمبر کے ہوتے ہیں. تو جو ڈیول سم والا ہوتا ہے اس کے اندر 2 آئی ایم ای نمبر ہوتے ہیں، تو آپ کو ڈبل پیسے دینے پڑتے ہیں. تو آپ کو سمجھ لیں 80-90 ہزار روپے آپ کو اپنا ہی فون استعمال کرنے کے لیے جو ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان نہیں، بالکل ایسے ہے، بالکل ایسے ہے. جو جدید فون آ رہے ہیں اس میں تقریباً 80 سے 90 ہزار ٹیکس ہے. یہ بات ٹھیک ہے آپ کی. میں ذرا امجد ملک صاحب کی طرف جاتا ہوں. امجد ملک صاحب، یہ مسائل کا احاطہ غلام حسین عوان صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں کیا ہے. آپ یہ بتائیے گا، ظاہر ہے آپ وائس چیئرمین رہے ہیں اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن کے، آپ کی کاوشیں اس تناظر میں کیا تھیں؟ اور جب آپ کا وفد یا آپ لوگ یہاں آتے ہیں، یہ یہاں متعلقہ لوگوں سے ملتے ہیں، تو ان کا فیڈ بیک کیا ہوتا ہے؟ اور اگر یقین دہانی کے باوجود پھر عمل درآمد کیوں نہیں ہو پاتا؟ بہت شکریہ باسی صاحب. میں اس کو 2 حصوں میں تقسیم کروں گا کہ ایک تو جب میں چیئرمین بورڈ آف گورنر صاحب کیا کچھ کام کیا اس کے اوپر، اور ابھی بڑے بڑے مسائل کیا ہیں. تو میرے خیال میں غلام حسین صاحب اس بات کے گواہ ہیں کہ جو بٹر تجزیہ ہے، میں اس سے اختلاف کرتے ہوئے یہ کہوں گا کہ جب ہمیں موقع ملا تو 2013 اور 2018 میں سب سے پہلے تو او پی ایف کا کوئی تاریخ میں یہ ایسا نہیں ہوا کہ آپ کی جو چیئرمین بورڈ آف گورنر ہے وہ فیڈرل منسٹر ہوتا تھا، وہ اٹھا کے اوورسیز پاکستانی کو ایک دی گئی، باہر سے لا کے بندے کو دی گئی، اور اس میں بورڈ میں تمام خطوں کی نمائندگی انشور کی، جو کہ پی ٹی آئی گورنمنٹ نے اس کو ریورس کیا اور چیئرمین جو ہے وہ واپس سیکرٹری کے پاس چلے گئی. دوسرا، ہم نے ایڈوائزری کاؤنسل بنائی سفارت خانوں کی مدد سے، پوری دنیا سے 200 رکنی ایڈوائزری کاؤنسل بنائی، تھنک ٹینک کا اجرا کیا. کووڈ ابھی آیا بھی نہیں تھا، اور ہم نے زوم میٹنگ اور ویڈیو کانفرنس کے ذریعے ان سے ان کی آرا لینی شروع کی. یہ اپنی طرز کا واحد تھا. اس میں کمپلینٹ سیل کو بنایا گیا، پرائم منسٹر کمپلینٹ سیل کو او پی ایف کی سطح کے اوپر، اور لوگوں کو اس میں جدت پسندی کے ذریعے لنک کیا گیا. پھر او پی سی کا جو
मालकाना हुकूक दिए गए लोगों को जो सालों से कॉलोनियों में घर तो ले चुके थे लेकिन रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट ही नहीं थे। फिर तालीम के महकमे में जो गल्फ में जो ऑनलाइन क्लासों का इजरा किया गया, क्योंकि वहाँ पे तालीम का जो है स्कूलों की कमी की वजह से बहुत ज़्यादा लोग अफेक्टेड हैं। एयरपोर्ट पे कंप्लेंट सेल बनाए गए, बाकायदा डेस्क बनाए गए ताकि लोग आते और जाते अपनी फीडबैक से हमें आगाह कर सकें। और मीरपुर में कमिश्नरेट सेट किया गया, ओपीसी का महकमा पूरा पंजाब में खड़ा किया गया, जिसमें ओवरसीज से अमेरिका से खालिद शहीन भट्ट साहब को लिया गया, यूके से अफजाल भट्टी साहब को कमिश्नर बनाया गया और उनको वहां ला के बाकायदा फिर आगे भी हुकूमत जाने से पहले कैप्टन खालिद शहीन भट्ट को सेनेटर बनाया गया और नूरुल हसन तनवीर को जो अभी दुबई से ये तो बैरिस्टर साहब ये तो चले नवाजिशात हुई सब लोगों पे, लेकिन कम्युनिटी के लिए क्या हुआ? सारा कम्युनिटी के लिए हुआ जी, ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए हुआ। ये कोई लोगों को नवाजने के फर्क क्या पड़ा? ये बैरिस्टर साहब सवाल ये है कि फर्क क्या पड़ा कि जब एक पाकिस्तान में बैठा शख्स वो बोर्ड ऑफ गवर्नर का चेयरमैन था और एक ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो चेयरमैन जब बना तो अब ये हुआ कि ओवरसीज पाकिस्तानी जब चेयरमैन था तो जवाबदेही थी, वो एक ऑफिस 24 घंटे खुला था, उसका स्टाफ खुला था और लोग शिकायत, गुजारिशात, सिफारिशात लेके आते थे और लोगों के मामला के ऊपर पेशरफ्त होती थी। अगर एक अवामी हुकूमत तारकीन वतन के मामला के ऊपर दिलचस्पी लेती थी तो पूरा ओपीसी का एक 36 जिलों में निज़ाम खड़ा किया गया पंजाब में, जो अभी भी मुद्दई के साथ काम कर रहा है। और अगर उसको नॉन पॉलिटिकल रखें तो वो सबसे बड़ी खिदमत है कि पंजाब के लोगों को उसने मदद फराहम की और उसी मॉडल को फिर दूसरे सूबों में लागू करने के लिए मीरपुर सजाया गया और कैपिटल वालों को इस्लामाबाद में उसकी कॉपी जो है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए दरख्वास्त दी गई। और ओवरसीज की अच्छा बैरिस्टर साहब एक ब्रेक लेते हैं। जो आप दूसरा हिस्सा, मतलब आप हिस्सों में मेरे सवाल को जवाब देना चाहा था, दूसरा हिस्सा एक ब्रेक के बाद आपसे जानते हैं, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका खैर मकदम करते हैं। हमें नईम अब्बासी साहब ने भी ज्वाइन किया है, चेयरमैन ओवरसीज़ पाकिस्तानी वेलफेयर फाउंडेशन है। बहुत शुक्रिया अब्बासी साहब, आपसे गुफ्तगू करेंगे। बैरिस्टर साहब ज़रा ब्रीफली आप मसाइल का अहाता कर दें, क्योंकि पहले जो आपकी काविशें थी वो तो आपने बता दी, लेकिन अब जो मौजूदा करंट इशूज़ क्या हैं? जी मेरे ख्याल में सहूलियात का जो आपने बात की है वो मेरे ख्याल में एक जायज़ मुतालबा है। तारकीन वतन को ये खून की जो एक एक्स्ट्रा जो टैक्स है वो ख़त्म होना चाहिए और उसके सिलसिले में मैंने मंगल को भी फाइनेंस मिनिस्टर के साथ मुलाकात में इसको उठाया है कि इसको ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि इससे लोगों को दुश्वारियाँ पैदा हो रही हैं। इसके अलावा जो कब्ज़ा की शिकायत है उसके ऊपर भी ऑलरेडी जो है वो गुजारिश की गई है कि कब्जे की अदालतें बननी चाहिए, जिस तरह इंडिया में है कि जो अगर आप कंप्यूटराइज लैंड रजिस्ट्रेशन करें तो साथ ही अगर ट्राइब्यूनल हो, लोगों की अगर जायदाद पे कब्जा हो या आपका टेनेंट बाहर ना निकले या वरासती या डिवोर्स की सूरत में, ये मामला सारे कंप्यूटराइज होने चाहिए और ट्राइब्यूनल होना चाहिए जो 30 दिन और 6 महीने के अंदर 3 पेशियों में मामला को हल करे। शिकायत का मजबूत निज़ाम होना चाहिए। ये कोई अच्छा नहीं है बात के ओपीसी भी है, सवारत खाना भी है, प्राइम मिनिस्टर सेल भी है, ओपीएफ भी है। अगर ये मजबूत निज़ाम के जरिए इंटरलिंक हो, एक ही जगह शिकायत दर्ज हो और एक नंबर लग जाए और ताकि लोगों को इधर उधर भटकना ना पड़े। और सरमायाकारी के लिए ओईसी का बहुत सही है। अच्छा, इस पे ज़रा सरमायाकारी पे आते हैं, बैरिस्टर साहब आते हैं इस पे। मैं मुनीर अहमद साहब की जानिब जाऊँगा। मुनीर अहमद साहब ये बताइएगा कि ये मसाइल का अहाता तो किया गया है, लेकिन अब ये मसाइल हल किस हद तक हो रहे हैं और हुकूमतें जो आपसे वादे करती हैं वो वफा क्यों नहीं होते? जी, सबसे पहले तो तमाम हाजरीन और नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। असल में ये सिस्टम तो बना दिया गया है, बन जाते हैं, मतलब है कि ये सारी कौंसलें भी बन जाती हैं, लेकिन ओरिजिनली प्रैक्टिकली जो है फील्ड में जो काम हो रहे हैं बहुत कम हो रहे हैं। और खुसूसी तौर पर एम्बेसी के अंदर भी जो सेल बनाए जाते हैं, मतलब है कि
यहाँ लोकल लेवल पर तो यूके लेवल पे जैसे नादरा का काम है, पासपोर्ट का, ये तो हो रहा है, मतलब है कि, लेकिन जहाँ तक हमारे पाकिस्तान के अंदर हमारे मसाइल हैं, जैसे लोगों की जायदाद पे कब्जे हो जाते हैं, ये टेलीफोन का मसला है, जैसे गुलाम अहवान साहब ने कहा है, ये मामला जो हैं इनको दरगुजर किया जाता है और इनको जो है सिर्फ वो सिस्टम में ला के ये दिखा दिया जाता है कि हमने आप लोगों के लिए ये कर दिया है, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं होता। और सबसे जो बड़ा प्रॉब्लम यहाँ ओवरसीज पाकिस्तानियों को चल रहा है, वो एक PIA की एयरलाइन चलती थी, वो भी इन्होंने बंद कर दिया है और यहाँ पर मतलब है कि इक्का दुक्का चलती हैं, मतलब है बर्मिंघम या दूसरी जगहों से, या मतलब है कि इक्का दुक्का फ्लाइट चलती हैं, कुछ कैंसिल हो जाती हैं, कुछ मतलब है कि वो निज़ाम, क्योंकि अपने पास कोई सिस्टम नहीं है जो ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ, स्पेशली यूके वालों के साथ कम्युनिकेट किया जाए। और इसमें बहुत अफसोस की ये बात है कि लोग जो है वो दिन ब दिन जो है वो वर्ष तकलीफ में जाते जा रहे हैं और बजाय ये कि इनके मामलात को हल किया जाए। तो इस पे मैं ये कहना चाहूँगा कि जितने भी यहाँ जो हमारे चेयरमैन और जितने ये लोग मतलब है कि ओवरसीज के लिए बने हुए हैं, इनको चाहिए कि हर शहर में जाकर यहाँ पर मतलब है कि वहाँ की कचहरी रखनी चाहिए, लोगों के मसाइल पूछने चाहिए कि लोगों को क्या मसाइल हैं। अब मसला ये है कि कोई भी बंदा बैठा है, उसको चंद लोगों की अप्रोच है, वो मेरा ख्याल है कि इतनी ज्यादा जो है वो आसान नहीं है, ताकि वो प्रोसेस से गुजर के जाना पड़ता है। सही है, ठीक है। मुनीर साहब आपसे मजीद बात भी करते हैं। नईम अब्बासी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। नईम साहब, आप ये बताइएगा, अभी हमने मसाइल की बात की, एक आम आदमी का मसला ये भी है कि मोबाइल फ़ोन लाने के लिए उसको यहाँ बहुत मामलात होते हैं, फिर एक वोटिंग के मामला भी है, फिर खुसूसी नशिस्तें अलाट करने का वादा भी किया गया था। अब आप समझते हैं कि ये जो आपकी फाउंडेशंस हैं, या जिस तरह आपकी फाउंडेशन है ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन, दीगर जो हैं काउंसल्स हैं, वेलफेयर सोसाइटीज़ हैं, जो आप लोग काम कर रहे हैं, इसका कोई सूदमंद नतीजा भी निकलता है? अगर निकलता है तो फिर लोगों के शिकवे इतने ज़्यादा क्यों हैं? एक मोबाइल से टैक्स आज तक आप ख़त्म नहीं करवा सके, इसकी वजह क्या है? जी, फैसल अब्बासी साहब और बाकी तमाम शुरका, बैरिस्टर अमजद मलिक साहब, ऐवान साहब और हाजी फरीद साहब, अस्सलाम वालेकुम। बेसिकली ऐसा है कि देखें जी, हुकूमतें आती हैं जाती हैं, जो ईमानदारी और ऑनेस्टी की बात मैं आपको बताऊं कि बहुत से सेल्स भी बने हुए हैं, सारा कुछ हो रहा है, मगर अदालतों ने भी जो ओवरसीज के मसाइल के हवाले से, जो हमारी पंजाब में हाई कोर्ट ने कुछ ऑर्डर्स किए थे कि जितने भी ओवरसीज के हैं इश्यूज, उनको स्पीडी ट्रायल होंगे, 3 to 6 मंथ में उनको जो है वो रिजॉल्व किया जाएगा। और स्पेशली 36 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं पंजाब के, उनके लिए 2 दफ़ा नोटिफिकेशन 18 में भी हुआ और 20 में भी हुआ। मगर मैं आपको ईमानदारी से, बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूँ कि अभी तक जितने भी ओवरसीज के मसाइल हैं, उनमें सबसे ज़्यादा जो लैंड माफिया का है वो बिल्कुल रिजॉल्व नहीं हुआ। कोर्ट्स के चीफ्स के कहने के बावजूद किसी जगह पे भी हम नहीं प्रूव कर सके कि 2.5-3 साल से वो कोर्ट केसेस चल रहे हैं, कोई एक्सपीडाइट 3 से 6 माह नहीं हुए, कोई नोटिफिकेशन के बावजूद। उसके अलावा जो हमारे सेल्स बने हुए जितने भी इदारे, वो एक पोस्ट ऑफिस बन चुके हैं। और इस बड़ी दुख से कहना पड़ रहा है कि काश कि अगर हम अपने हमारे इदारे यहाँ पे जो हमारी हुकूमतें हैं, अगर ओवरसीज कम्युनिटी को फैसिलिटेट करें, तो हमारी ओवरसीज कम्युनिटी, अभी देखें रिसेंटली फ्लड आया है, यकीन करें कि बच्चों ने, बहनों बेटियों ने, बुजुर्गों ने मतलब कि कलेक्शन करके खुद लोग यूके से, यूरोप से खुद बनफ्से खुद आके उन्होंने राजनपुर में, पंजाब के इलाकों में, साउथ पंजाब में, KPK में, सिंध में आके डिस्ट्रीब्यूशन की, फूड की मेडिकल कैंप्स लगाए। मगर ये सारी चीजें हमारी ओवरसीज कम्युनिटी के दिल भी पाकिस्तान के साथ रखते हैं, उनका मरना जीना पाकिस्तान के साथ है, वो अपने इदारों से, अफवाज पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। पर इन सारी चीजों के बावजूद जब हमारी बातों की हद तक सब जायज है, और जब प्रैक्टिकली फील्ड की बात आए तो जीरो रिजल्ट्स हैं। I'm sorry to say कि वो चीज़ सही है, नहीं है, सही है, ठीक है, नहीं कर सकते। सही। मैं गुलाम हुसैन अवान साहब, अभी ये जो बहुत ज़्यादा मसला, ये जो मैटर्स लिटिगेशन में आ जाते हैं, इसके हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की एक बात चली थी, वो किस हद तक पहुंची, उस पर किस हद तक इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, और अगर वो कोर्ट्स बन जाती हैं तो आप समझते हैं कि बहुत बड़ा रिलीफ होगा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए?
یہ بالکل بہت بڑا لیپ ہوگا، اور جیسا کہ آگے برسٹر امجد ملک صاحب نے بتایا کہ بھارت کے اندر اس طرح کی کورٹس موجود ہیں. بھارت کے اندر انہوں نے ٹائم فریم جو ہے وہ سیٹ کیا ہوا ہے کہ اگر اس ٹائپ کا مقدمہ ہے تو اس کا میکسیمم ٹائم 3 ماہ ہے، اس طرح کا مقدمہ ہے تو 6 ماہ ہے، اس طرح کا مقدمہ تو 1 سال ہے. تو وہ ٹائم فریم جب آپ فکس کر دیتے ہیں، پھر جو ہے وہ ظاہر ہے اگر کوئی پارٹی بہانہ بھی کرتی ہے، اپنے پلینگ ٹیکٹکس کرتی ہیں، اس سے مسئلہ صرف یہ ہے فیصل بات کہ جو پارٹی بینیفیشل ہوتی ہے نا، جو لیٹ سے کوئی پلازا ہے، کوئی گھر ہے، کوئی پاکستان میں اس کو یوز کر رہی ہے، چاہے وہ اس کے نجائز قبضہ ہے، اب جب اس کی بینیفیشل ہے، اس کا کرایہ لے رہی ہے یا اس کو استعمال کر رہی ہے جو پارٹی، اس کی بلا کو یہ کیس 30 سال بھی چل جائے اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی فکر نہیں، کیونکہ اس کا سسٹم چل رہا ہے، وہ پیسے بھی کما رہا ہے، وہ اس پہ رہ بھی رہا ہے. مسئلہ صرف اس کو ہے جو اس کا بینیفیشل نہیں ہے، چاہے وہ اس کا اوریجنل اصل اونر ہو، چاہے وہ مین جو اسٹیک ہولڈر ہو، لیکن چونکہ اس کی سنوائی نہیں ہو رہی نا، کیونکہ دوسری پارٹی سے فائدہ اٹھا رہی ہے. ہمیں قانون سازی یہ کرنی چاہیے، یا تو وہ پراپرٹی یا تو وہ جگہ جو ہے وہ اس کو سیز کیا جائے اس وقت تک جب تک فیصلہ نہیں ہوتا، نہیں تو ایک ٹائم فریم جو ہے وہ سیٹ ہو کر وراثت کا کیس ہے تو 6 مہینے میں حل ہوگا، اگر کوئی تقسیم کا ہے وہ 3 مہینے میں، کچھ نہ کچھ. جب تک یہ نہیں کریں گے اس کے لیے آپ جتنے مرضی ادارے بنا دیں، جتنے مرضی آپ اسپیشل کورٹس بنا دیں، جتنے مرضی آپ ٹریبونل بنا دیں، جب تک آپ اس طرح کا کوئی میکینزم نہیں بنائیں گے اس وقت تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ پارٹیاں جو ہے وہ وکیلوں کے بہانے کر کے، کبھی کوئی اور بہانہ کر کے وہ ڈیلنگ ٹیکٹکس استعمال کرتی ہیں جو کہ ہمارے لوپ ہولز ہیں سسٹم کے اندر، وہ ان کو یوز کرتی ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے بنیادی مسائل ہی حل ہو نہیں پاتے. جب تک ہمارے جو ڈسیزن میکرز ہیں، جب تک وہ سنسیئر ہو کے اوورسیز پاکستانیوں کو اسٹیک ہولڈر سمجھتے ہوئے ساتھ بٹھائیں اور بٹھا کے ان سے پوچھیں کہ یہ ہمارا مسئلہ، ہمارے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے جو ہمیں کی اسٹیپس اٹھانے چاہیے وہ کون سے. پھر ہمارا بھی جب ہم اتنے سالوں سے یہ پروگرام کر رہے ہیں، کچھ ہمارا بھی ایکسپیرینس ہے وہ بھی شیئر کر سکتے ہیں. جس طرح اپنا نعیم عباسی صاحب ہیں، کیونکہ ان کے پاس بھی بڑے مسئلے آتے ہیں، ان کو پتہ ہے. حاجی ولید صاحب کے پاس، برسٹر امجد ملک صاحب ظاہر ہے چیئرمین او پی ایف بورڈ رہے ہیں، اس کے علاوہ اور بھی کافی جگہ پر یہ سرو کر چکے ہیں. تو ظاہر ہے سولسٹر برسٹر ہے یہ، تو ان کو تو ظاہر ہے اتنے مسائل آتے ہیں، یہ جو ان پٹ اپنے دے سکتے ہیں وہ کوئی دوسرا نہیں دے سکتا. یہ بالکل ٹھیک ہے، یہ بڑا ویلڈ پوائنٹ آپ کا غلام حسین عوان صاحب، یہ بہت ویلڈ پوائنٹ ہے کہ جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو ساتھ پہ لایا جائے. ابھی یورپ میں ویزے کھل رہے ہیں اسکل ورکرز کے لیے، دیگر پروفیشنلز کے لیے، لیکن ود ڈیو رسپیکٹ پاکستان اس لسٹ میں شامل ہی نہیں ہو پاتا. اب اس پہ ہمارا فارن آفس کیا کر رہا ہے، اوورسیز منسٹری کیا کر رہی ہے، وہاں پہ جو لوگ اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کا کردار کیا ہے. یہ بڑے امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو گفتگو کا سلسلہ یہیں سے جوڑیں گے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بیرسٹر امجد ملک صاحب، یہ جو ہم پہلے بات کر رہے تھے کورٹ سے ریلیٹڈ، ظاہر ہے آپ کی فیلڈ بھی ہے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ بہت سفر ہو جاتے ہیں. لیکن ایک یہاں جتنی ہاؤسنگ سوسائٹیز بنتی ہیں ان کے اندر ایک باقاعدہ اوورسیز بلاک بنایا جاتا ہے، اور وہ ان کے لیے بڑا ہاٹ سٹف ہوتا ہے. وہ بالکل سب سے پہلے اس پہ انویسٹمنٹ آتی ہے، اس کی فائل، اس کے پلاٹس بک جاتے ہیں. لیکن اس کی پیرالل جب ان پہ قبضے ہو جاتے ہیں تو پھر سوسائٹی بھی ہاتھ اٹھا لیتی ہے، اور باقی جو ادارے ہیں وہ بھی شاید اس طرح تعاون نہیں کر پاتے ہیں. یہ بہت کور پرابلم ہے، لوگوں کی جمع پونجی ڈوب جاتی ہے. اب اس کے لیے کرنا کیا چاہیے؟ اگر یہ کورٹس کی جو سجیشن آئی تھی، اب اس میں ڈیلے کیا ہے، عذر کیا آڑے آ گیا؟ جی 2 چیزیں ہیں. ایک تو ہائی کورٹ جو ہے وہ اس کے اوپر میرے خیال میں ان کو راستہ دینا چاہیے کہ حکومت جو ہے اس کے اوپر ٹرائبیونل بنا سکے، اور لینڈ رجسٹریشن ہماری کمپیوٹرائز کوئکلی ہونی چاہیے. ہمارا جو پٹوار ہے وہ ابھی تک ڈاکومنٹیشن پہ چل رہا ہے، کمپیوٹرائز نہیں ہے. اس وجہ سے جو وہ نکالتے ہیں فرض وہ ابھی تک پٹواری کے ہاتھ میں ہے، تو اس وجہ سے معاملات سے ڈیلے کا شکار ہوتے ہیں. جب وراثت یا آپس میں جائیداد کی تقسیم کا معاملہ آتا ہے، انڈیا نے اس کے اوپر کنٹرول کیا ہے، اور ریونیو کی عدالتیں 6 مہینے میں 3 پیشیوں پہ فیصلہ کر دیتی ہیں. ہم نے جب یہ او پی سی پنجاب کھڑا کیا تھا تو اس میں ایک شک تھی کہ اگلے مرحلے کے اوپر
36 اضلاع میں ٹرائبونلز بنائیں گے تاکہ اوورسیز کے یا جائیداد کے یہ جو معاملات ہیں یہ 6 مہینے میں حل ہوں گے. اور جو آپ کا ڈسٹرکٹ اٹارنی کا محکمہ ہے وہ ہر ضلع میں تارکین وطن کی داد و فریاد یا داد رسی کے معاملے میں مدد کرے گا. ویڈیو کانفرنس کے ذریعے ان کی شکایات سنی جائیں گی. وہ ابھی تک تاحال امپلیمنٹ ہم کر نہیں پائے. اگر وہ کر جاتے تو میرے خیال میں یہ 3 معاملات اگر ہو جاتے, لینڈ رجسٹریشن پوری کمپیوٹرائز ہو جائے, ٹرائبونل بنا دے, چاہے سیشن جج کو اختیار دے دے ضلع میں, 6 مہینے کی ٹائم لمٹ اور 3 پیشیوں میں حکم امتناعی 42 گھنٹے سے زیادہ نہ ہو. پیشی جو ہے وہ بالکل بہت ہی ایکسٹرا آرڈینری سرکمسٹانس میں ہو تو یہ اس پہ ہم قابو پا سکتے ہیں اور یہ وقت کی ضرورت بھی ہے. دوسرا آپ نے او ای سی کی بات کی ہے اور اوورسیز امپلائمنٹ کی. ہم ری ایکٹیو لوگ ہیں, ہم پہلے پیش بینی نہیں کرتے. اوورسیز میں یہاں بریگزٹ کے بعد اور برطانیہ میں کیئر ورکر کے انہوں نے اتنا ویزا کھولا ہے, یہاں اتنا آسان کیا ہے کیونکہ ان کے پاس شارٹیج ہے. ملینز آف لوگ یورپ میں واپس چلے گئے ہیں بریگزٹ کے بعد. ہم کیئر ورکر ہی ٹرین کر کے او ای سی کے ذریعے نہیں بھیج پا رہے. ہم وہ ایجنٹی مافیا کا شکار ضرور ہو رہے ہیں, لیکن ہم نیفڈیک کے ذریعے, اوورسیز امپلائمنٹ کارپوریشن کے ذریعے, اوورسیز منسٹری کے ذریعے یہ نہیں کہہ پا رہے کہ ہمارے پاس 50,000 نرس تیار ہے, ہمارے پاس 25,000 کیئر ورکر تیار ہے, ہم الیکٹریشین, پلمبر, کلینر, اس طرح کے معاملات میں ہمارے پاس 10,000 ورکر تیار ہے. ہم وہ لسٹ تیار نہیں کر پا رہے جو انڈیا تیار کر پا رہا ہے. اور برطانیہ کے ساتھ اپنی مشاورت کے سلسلے میں بین الوزارتی جو ان کے ڈیلیگیشنز آتے ہیں اس سلسلے میں وہ ان جابز کے اوپر اپنا حق جما بھی رہے ہیں, اپنے بندے بھیج بھی رہے ہیں. اور اب آپ دیکھیں اگر برطانیہ میں پرو انڈیا مزید وائس چانسلر یا وزیر داخلہ آتا ہے دوبارہ, تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ انڈیا کے لیے وہ منڈی دوبارہ حوصلہ افزا نتائج دینا شروع کر دے گی. ہمیں بھی پرو ایکٹیولی, رد عمل کے طور پہ نہیں, پرو ایکٹیولی نیفڈیک کے ذریعے 50,000 کی نفری تیار کر کے رکھنی چاہیے, پھر دوسرے ممالک میں کو بھیجنا چاہیے تاکہ ٹرینڈ لوگ جائیں. یہ نہ ہو کہ شیر بکری کے ویزے کے اوپر آئے اور وہ نہ شیر رہے نہ بکری رہے. اور یہ ہم دیکھتے ہیں سعودی عرب میں بھی یہ ہمارا تجربہ ہے. لوگ ڈرائیور پہ جاتے ہیں, کک کا کام کر رہے ہیں, کک پہ جاتے ہیں, ڈرائیور کا کام کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں اس میں ٹریننگ کی اور 1 ونڈو شاپ ہے. آخری میرا پوائنٹ ہے, سرمایہ کاری کے لیے 1 ونڈو شاپ کا آئیڈیا ہم نے دیا تھا, چاہے کامرس منسٹری پہ دیں, چاہے آپ او پی ایف پہ کریں, چاہے آپ گورنمنٹ کی کسی منسٹری میں اس کو بنائیں. لیکن 1 ونڈو شاپ ہونی چاہیے کہ آپ پاکستان میں سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں, ایک ہی محکمہ آپ کو تمام انفارمیشن دے. بورڈ آف انویسٹمنٹ پنجاب دے, بورڈ آف انویسٹمنٹ جو ہے کیپٹل دے. اگر وہ آپ نہیں پرووائڈ کرتے تو وہ لوگ ادھر ادھر دھکے کھا کے ویٹ رجسٹریشن, لمیٹڈ کمپنی بنانا. یہ بیرسٹر صاحب یہ بڑی امپورٹنٹ بات آپ نے کی ہے. میں ذرا منیر احمد صاحب کی طرف جاؤں گا. منیر احمد صاحب ایک شخص جو برطانیہ میں بیٹھا ہے, اس کے پاس پیسے ہیں. ایک تو بڑا آسان طریقہ ہے, وہ سرمایہ کاری کر لیتا ہے, وہاں سے اس نے آ کے کوئی پراپرٹی اپنی ذات کے لیے خرید لی اور پھر بعد میں جو معاملات ہوتے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ وہ یہاں کوئی بزنس کرنا چاہتا ہے جس سے یہاں کے لوگوں کو بھی روزگار ملے اور اس کی ویلتھ بھی بڑھے. تو اس شخص کی, وہاں بیٹھے شخص کی اپروچ کیا ہے اور یہاں پہ اس کے لیے کتنے سازگار ماحول ہے یا مسائل ہیں؟ مطلب ہے کہ سب سے پہلے تو مسائل جو ہیں وہ انبار ہیں مسائل کے, کیونکہ وہاں پر جتنے ادارے قائم کیے جاتے ہیں وہ پیپر ورک میں ہو جاتے ہیں. ان کے لیے جو ہے وہ لوگوں کو جابیں بھی لوکیٹ کر دی جاتی ہیں, ان کو ویسیں بھی مل رہی ہوتی ہیں, لیکن وہ فیلڈ میں پریکٹیکلی کام ہی نہیں کرتے کہ وہ جو اوورسیز کو جو ہے وہ اکموڈیٹ کر سکیں. اصل میں اپنے پرسنلی معاملات پہ میں بتاتا ہوں کہ ہم نے تقریباً مطلب ہے کہ اپنا 30 کروڑ سے اوپر وہاں پر ایک مطلب ہے کہ بزنس لانچ کیا, لیکن ہمیں وہاں پر اتنے مسائل کا شکار تھا کہ وہ جگہ جو تھی وہ ہم نے خرید لی, لیکن وہاں پر پھر جو ہے ہمیں ایکسیس کے لیے بہت سے مسائل کھڑے ہوئے. اور پھر وہ جو پٹواری ہیں, جتنے لوگ ہیں, یہ رشوت لیے بغیر کوئی کام نہیں کرتے سر. اصل میں معاملات یہ ہے کہ یہ رشوت کا جو بازار گرم ہے وہاں پر, یہ سب کے لیے اوورسیز جو ہے ان کے لیے یہ وہ کہتے ہیں جی کہ فارمی آ گئے ہیں. یہ اوورسیز کو جو ہے خصوصی طور پر رشوت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا ایشو ہو, بڑے سے بڑا ایشو ہو, اس پہ وہاں پر جتنے لوگ ہیں وہ رشوت کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے. اب یہاں پر دیکھیں کہ مثلا لوگ
दूसरे मुल्कों से अरबों से पैसे लेके यूरोप के अंदर, इंग्लैंड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। यहाँ आके कोई अगर मकान लेता है तो एक बहुत सिंपल सा तरीका कार है कि वो मकान लेके मतलब है कि वो वकील के थ्रू उसके नाम रजिस्टर्ड हो जाती है और फिर वो उसका ओनर बन जाता है। लेकिन हम पाकिस्तानी होने के साथ साथ जब हम पाकिस्तान में जाते हैं तो हम कोई चीज़ लेते हैं तो उसके लिए हमें इतने मसाइल से गुजरना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास थोड़े दिनों की छुट्टी होती है, या जो लोग जाते हैं वहाँ थोड़े दिनों के लिए, वो बेचारे, उनको पता होता है, पटवारियों को और वो तहसीलदारों को, गर्दावलों को ये पता होता है कि ये लोग चंद दिन रहेंगे, फिर ये इनके जो पीछे अपना दूसरे होंगे, अपने रिलेटिव्स या कोई होगा, फिर हम उनसे जो है वो अपनी कमाई करेंगे। और वो कमाई का जरिया उन्होंने बनाया हुआ है वो ओवरसीज़ को, जो हमें यहाँ पर वादे किए जाते हैं कि ओवरसीज़ के लिए ये हो रहा है, ओवरसीज़ के लिए वो हो रहा है, वो इस तरह इम्प्लीमेंट कुछ भी नहीं होता। और हम एयरपोर्ट से उतरते ही हमारे साथ जो है वो डिफरेंट सलूक जो है वरवा किया जाता है। और इसमें जिन लोगों के तो थोड़े बहुत सलाम दुआ तलकात हैं, उनके तो मामला थोड़े बहुत हल हो जाते हैं। जो बेचारे एक सिंपल मजदूर है, वो जब अपने मुल्क में जाता है, उसका कोई इशू हो तो उसको खाली विरासत ही रजिस्टर्ड करानी हो, उसका कोई फैमिली का बंदा मार जाए। नईम अब्बासी साहब को इसका पता है, इन्होंने बहुत से केसेस में जो है वो मेरे साथ भी इन्होंने हेल्प किया और मतलब है कि हमने मिल के की है कुछ लोगों के साथ। लेकिन क्या मसला है कि वहाँ पर जो है वो फॉरेन लोगों को कोई पूछने वाला नहीं है, तो इस वजह से ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने की है। मैं ज़रा नईम अब्बासी साहब की तरफ जाऊँगा। नईम अब्बासी साहब, यहाँ लैंड रिफॉर्म्स की बात हुई, यहाँ स्पेशल कोर्ट्स की बात हुई, यहाँ वोट के राइट की बात हुई। अब लैंड रिफॉर्म का एक पूरा जो साबिक हुकूमत थी इमरान खान की, उनकी एक कैंपेन थी कि हम करेंगे, और फिर वो KPK का दावा करते थे। पंजाब में भी उनकी हुकूमत रही। क्या रीज़न है? ये माफियाज थे जो इमरान खान को नहीं करने दी जिन्होंने, या हुकूमत में आने के बाद उनकी तरजीह ही नहीं थी? देखें फैसल अब्बासी साहब, इस हवाले से मैं ये अर्ज करूँगा कि क्योंकि बैरिस्टर अमजद मलिक साहब प्रोग्राम में मौजूद है हमारे साथ, ये 2014 में जब ये इदारा फॉर्म हुआ ओवरसीज कमीशन पंजाब, तो उसमें जो लॉ उसका बना, उसके जितने भी मसवदा बना, कानून साजी हुई, उसमें बैरिस्टर अमजद मलिक साहब का बड़ा किरदार था। उसके बाद वो इदारा तो हमारा पंजाब का चल रहा है, अभी भी चल रहा है। बेसिकली ऊपर जो पंजाब में जो सीएम हाउस में जो सेल है, वहाँ से जो चीज़ें एप्लीकेशन से कंप्लेंट्स जाती हैं, वो रेवेन्यू वाली, पुलिस वाली, डिफरेंट डिपार्टमेंट वाली आगे मार्क कर दी जाती हैं डिस्ट्रिक्ट्स को। जब ये मामला डिस्ट्रिक्ट में जाता है तो वहाँ पे कमेटीज तो ओबियसली अभी वो नहीं है, अपना मुतारिक नहीं है, फाल नहीं है। अब मसला क्या होता है कि वहाँ पे जाके लोगों को प्रॉब्लम्स आती है निचले लेवल पे, कि वो फिर वही पुराना सिस्टम ना, वो जो SHOs और पटवारी कल्चर है वो अभी तक सेम चीज़ें चल रही हैं। नहीं, मेरा सवाल ये है नईम अब्बासी साहब, एक बड़ी रियलिस्टिक बात है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी बहुत पुरजोश हैं इमरान खान के लिए, लेकिन क्या उनके इल्म में ये है कि ये वादे जो किए गए थे ये अभी तक पूरे नहीं हो सके? तो ये क्यों पूरे नहीं हो सके? आपकी नज़र में इसकी वजह क्या है? मैं अर्ज करता हूँ, मैं हकीकत में बताऊं कि उनके दौर में भी, पहले भी चले जैसा भी था, पर उनके दौर में भी मैं नहीं कह सकता कि ओवरसीज कम्युनिटी को रिलीफ मिला है। मैं बड़ी जिम्मेदारी से ये बात कर रहा हूँ, क्योंकि अभी तक भी पिछले इन सालों में भी नहीं रिलीफ मिला हमारी ओवरसीज कम्युनिटी को। हमारी ओवरसीज कम्युनिटी, आप यकीन करें फैसल साहब, अभी हमारे जो यंगस्टर्स हैं, हमारी नई जो नस्ल है, ये यूरोप में, टर्की में और मिडल ईस्ट में इन्वेस्टमेंट करने जा रही है। लोग अपने को नहीं समझते। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। नईम साहब एक ब्रेक, जी नईम साहब एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद गुफ्तगू यहीं से जोड़ेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खैर मकदम करते हैं आपका। गुलाम हुसैन अवान साहब, नईम अब्बासी साहब भी मुत्तफ़िक़ हैं, रिलीफ नहीं मिला। बैरिस्टर अमजद मलिक साहब ये कह रहे हैं कि रिलीफ नहीं मिल रहा। कुछ इदारे बनाए थे, उन्होंने काम किया। मुनीर साहब ने भी अपने जो तशवीश है वो बताई कि अगर कोई सरमायाकार यहाँ आना भी चाहता है तो उसके लिए यहाँ पे क्या क्या रुकावटें हैं। बिलावल भुट्टो साहब हमारे वज़ीर ख़ारिजा हैं और उन्हीं की जमात के हैं। साजिद हुसैन तूरी साहब हमारे वो वफाकी वज़ीर हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं। बाकी वज़ीर आज़म साहब शहबाज शरीफ साहब हैं। तो आप लोगों की तरफ से उस कम्युनिटी की नुमाइंदगी करते हुए कोई उनके लिए पैगाम है तो आप बिल्कुल बात कर सकते हैं। और साथ में चाहूँगा कि आपकी नज़र में इन मसाइल का हल क्या है और उस हल के लिए तरजीहात कैसे मुरतब की जाएँ, ज़रा इस पर भी आप बात कर लें।
देखिए फैसल बाशी साहब, रात को मैंने गुज़श्ता रात जो थी जुमे की, मैंने साजिद सूरी साहब से लंदन में मुलाकात की, मैंने उनका इंटरव्यू भी किया है अपने टीवी चैनल के लिए 10-12 मिनट का, और वो उनकी जो भी मैं सवाल पूछता था तो वो ज़ाहिर है मिनिस्टर है, वो ये कहते थे कि हम ये भी कर रहे हैं, वो भी हल करेंगे, इस मसले को भी हल करेंगे, मतलब जो भी मसला उन्होंने कहा हम कर रहे हैं, इसके ऊपर काम हो रहा है, लेकिन पता नहीं कि हुकूमत जिंदे रहती है, काम होते हैं या नहीं होते। मसला सिर्फ ये है कि हम जब भी कोई मसले की निशानदेही करते हैं, ज़ाहिर मसाइल होते हैं, लोग नहीं ये तो कह ही नहीं सकते ना कि ये मसला हल नहीं हो सकता, सब ये कहते हैं कि हो जाएगा, इसके ऊपर काम हो रहा है, इस पर कमेटी काम कर रही है, लेकिन इन द एंड जब ये हुकूमत ख़त्म होती है तो सारा कुछ जो है वो वहीं पर जीरो पे आ जाता है। अभी आप देखें कि इतने ये मसाइल जितनी भी निशानदेही कर लें, हम जो भी कर लें, लेकिन आज आके सिर्फ यही बात होती है कि हमने कमेटी बन रही है, इसके ऊपर काम हो रहा है, इसके ऊपर मुशावरत हो रही है। अब कई मसाइल ऐसे हैं कि आप बिल्कुल एक आप कह लें कि झटके में उनको खत्म कर सकते हैं, हल कर सकते हैं, जितना मैंने आपको बताया। सही है, ब्रीफ कमेंट कीजिएगा, टाइम कम है गुलाम हसन नवान साहब। टेलीफोन वाले टैक्स का मामला है, इसके अलावा और छोटे छोटे मसले हैं, लेकिन नहीं हल हो पा रहे, बस कह दिया जाता है कि हम इसको सही है, ठीक है, ठीक है। अमजद मलिक साहब, आपकी तरफ से क्या सजेशंस हैं? जी, मेरे तो ख्याल में टेलीफोन वाला जो अजाफी टैक्स है वो फिलफौर खत्म होना चाहिए। कब्जे की अदालतें और लैंड रजिस्ट्रेशन को 6 महीने में कंप्लीट होना चाहिए, और ये ओवरसीज के जो जितने भी महकमे हैं इनको कंसोलिडेट करके एम्बेसियों के साथ लिंक करें, वन विंडो शॉप हो कंप्लेंट के लिए भी और बाकी मामला के लिए भी और सरमायाकारी के लिए भी। और आखिर में सीटें जो हैं वो फिलफौर ये जो कानून साजी करके ओवरसीज को सीटें देनी चाहिए। वोट का मामला फिर उनके साथ मुशावरत से तय करें, पाकिस्तान आगे वोट देना है या अगली दफा जब ये सीटों पे दोबारा मुंतखब हों तो इनकी यहाँ कॉन्स्टिट्यूंसी बनानी है ताकि बैरून मुल्क मुकीम लोग अपने उम्मीदवार को वोट डाल सकें। तो ये सरे दस्तो जी मेरे ज़हन में ये नईम अब्बासी साहब, आपकी नज़र में इन मसाइल का हल और आपकी तरफ से तजावीज़? नईम साहब, आपको आवाज़ आ रही है? जी, मैं अर्ज कर रहा हूँ कि जी मैंने कहा कि जो पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन और जो हमारी काउंसलर्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह उनमें उनके लिहाज से बेहतरीन काम हो रहा है फॉरेन ऑफिस की तरफ से। कोई कि वो चीज़ें नहीं, बहुत सी जो कम्युनिटी है उनको बेहतरीन रिलीफ मिल रहा है। डोर टू डोर नादरा सर्जिस हर वीकेंड पे इनकाद हो रहा है, पासपोर्ट के वाले से मसाइल नहीं है, वीज़ा ऑनलाइन कर दिया गया है, बहुत उसमें पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट और जो वो लैंड के वाले से वो चीज़ में आसानी हुई है। जो पाकिस्तान के अंदर इदारे हैं जो यहाँ पे ओवरसीज के हवाले से उनके मसाइल जो कम्युनिटी के उनसे रिलेटेड हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। फ़ोन के हवाले से मलिक साहब ने फरमाया वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फ़ोन के हवाले से बहुत लोगों की शिकायत हैं जो टैक्स वाला मामला है। और इसके साथ साथ मैं ये भी अर्ज़ करूँगा आपको कि बस एक ही चीज़ पे हमारी बड़ी हम्बल सी रिक्वेस्ट है हमारी गवर्नमेंट से, प्रोविंस से भी। और अब देखें ना कितनी बड़ी सितम ज़रीफ़ी है कि अभी तक सिर्फ पंजाब सेल बना है, बाकी सूबों में और कश्मीर की सबसे ज़्यादा आबादी यूरोप और बिल्कुल ऐसे है, बिल्कुल ऐसे है, इसको फोकस करना चाहिए। नईम साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं ज़रा मुतारे करें जी, टाइम कम है। मुनीर अहमद साहब, आपकी तरफ से क्या तजावीज़ हैं? आपने सरमायाकारों से मुतालिक बताया, इस एक्सपीरियंस से आप गुजरे हैं, तो हुकूमत क्या करे तो ये मसाइल कम हो सकते हैं? ब्रीफ कमेंट कीजिएगा। जी देखें, सबसे पहले तो जो मसलन नईम भाई साहब ने कहा, यूके में तो चलो निज़ाम चल रहा है क्योंकि हम एक सिस्टम में रह रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर हमारे जो वज़ीर ख़ारजा हैं या मतलब है कि ये वज़ीर आज़म हैं शहबाज शरीफ साहब, ये लोग ऐलान कर देते हैं, ऐलान करने के बाद भूल जाते हैं। वहाँ पर अगर इन लोगों ने उस मुल्क को उठाना है तो ओवरसीज़ की सरमायाकारी जो है वो बहुत ज़रूरी है, और उस सरमायाकारी के लिए लोगों के लिए राह मुहैया करना बहुत ज़रूरी है। और मैं इसके साथ साथ इसी वजह से मैं ये कहना चाहता हूँ आवाम को कि आप 92 चैनल जो है, मैं इसका बहुत मशकूर हूँ कि आप लोग ये प्रोग्राम करके आवाम के मसाइल को उजागर कर रहे हैं और इसमें आवाम तक जो है वो रसाई पहुंच रही है। वरना जो है वो मतलब है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो मौजूदा हालात में ओवरसीज के साथ जो हो रहा है
وہ میرے صحیح ہے خیال میں منیر صاحب بہت یہ ہمارا افسوس ہے۔ فرض ہے، یہ ہمارا فرض ہے، ہماری کوشش ہے اور ہم اس کو نبھاتے رہیں گے۔ بہت شکریہ حاجی احمد صاحب، غلام حسین اوان صاحب، نعیم عباسی صاحب، امجد ملک صاحب، آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ۔ فیصل عباسی کو اجازت دیجیے۔